Hello everyone, welcome to our next session, Introduction to C. सो हमारा पुराना प्रीवियस सेशन था अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज़ लो लेवल लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी, जावा, डॉट नेट, सो ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो हम इस वीडियो में सी लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। हमने सी को इसलिए चूज़ किया है कि सी काफ़ी वाइडली यूज लैंग्वेज है, फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स। सब लोग यूज़ करते हैं। आइदर एम्बेडेड सिस्टम्स हो गया, लो लेवल ड्राइवर्स लिखने हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है, लिनक्स कर्नल लिखना है, विंडो कर्नल है। सी एक बेसिक लैंग्वेज है जिसको सब प्रोग्रामर्स यूज़ कर रहे हैं और एप्लीकेशन साइड पे भी यूज़ होती है। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती है आपको टू चूज़ व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस यू वांट टू डू टू कंट्रोल द हार्डवेयर। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो सी एक काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है मैं बोलूँगा, और काफ़ी कंट्रोल देती है प्रोग्रामर को। और बेसिक्स क्लियर करने के लिए अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो उसमें भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है आपको कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है। आपके बेसिक्स काफ़ी जल्दी क्लियर होंगे, आसानी से क्लियर होंगे, और इसका सबसेट भी काफ़ी स्मॉल है, मतलब बहुत बड़ी भी नहीं है, तो सीखने में भी आसानी होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने सी की इंट्रोडक्शन के लिए चूज़ किए हैं। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, C data types, input output operators, and examples with few small programs. तो let's start with keywords and identifiers. तो what is keyword? कीवर्ड एक, आप कह सकते हैं कीवर्ड एक रिजर्व्ड वर्ड होता है जो हम जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जिससे सी कंपाइलर उसका मतलब समझ पाए। एक स्पेसिफिक वर्ड का एक स्पेसिफिक मतलब होता है जो कंपाइलर, जब उसको कंपाइलर को वो वर्ड मिलता है तो वो उसका एक स्पेसिफिक मतलब समझता है, और फिर जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं बाय द वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, कंपाइलर उसको समझ पाता है। जैसे अगर आप नीचे टेबल देखेंगे उसमें कितने सारे कीवर्ड्स मेंशन्ड हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में। जैसे अगर आपने इंट है, स्मॉल INT, इंट नंबर इक्वल टू 10 सेमीकोलन, अगर ये लिखा आपने किसी प्रोग्राम में तो इसका क्या मतलब होगा। इंट से उसको पता लगता है कि ये एक इंटीजर टाइप है। फिर आगे आपने जो वेरिएबल का नाम दिया है नंबर, वो उसको पता लगता है कि वो नंबर है, और फिर आगे आपने उसकी वैल्यू को क्या डिफ़ाइन किया है। तो जो इंट है वो एक कीवर्ड है। इससे आपके कंपाइलर को पता लगेगा कि ये जो आगे जो लिखा है उसका मतलब क्या है, उसको कहाँ पे जाके स्टोर करना है, उसको कितनी स्पेस देनी है, कितने बाइट्स का है। तो ये सब चीज़ें एक कंपाइलर के कह लीजिए सिमेटिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से बनाए गए हैं। और सारे कीवर्ड्स लोअर केस में होते हैं, और हर कीवर्ड का एक एसोसिएटेड मीनिंग होता है, जिससे कंपाइलर को पता लगता है कि क्या करने से। इंटीजर का अलग मतलब है, लॉन्ग का अलग मतलब है, शॉर्ट इंट होता है, जैसे फ्लोट होता है, फ्लोट डेसिमल पॉइंट्स के लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है, शॉर्ट इंट स्मॉल इंटीजर के लिए होता है, लॉन्ग अगर लॉन्ग है जैसे एक अलग होता है, वो 64 बाइट का कोई बड़ा नंबर लिखना है जिसमें आप काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ आ सकती हैं, वो होता है। फिर कैरेक्टर होता है। तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जो आप नीचे भी देख सकते हैं। कुछ जैसे इफ़ एल्स है, वाइल, वो सब भी कीवर्ड्स ही होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे लूप्स हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई, उसके लिए यूज़ करते हैं। और कीवर्ड्स आप एज ए आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि मैंने लिखा इंटीजर इंट नंबर इक्वल टू 10, मैं प्रीवियस एग्जांपल ही कोट कर रहा हूँ, उसमें इंट कीवर्ड है, नंबर वेरिएबल है। लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर, उसमें आप कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका हाँ वो ऑलरेडी एज ए हमने यूज़ कर लिया है एज ए कीवर्ड, यू कैन से। तो आप इंट नहीं कर सकते।
वेरिएबल का नाम सेम नहीं यूज़ कर सकते एज ए विच इज़ ऑलरेडी यूज जैसे कीवर्ड बाय कंपाइलर, यू कैन से दैट। तो आप और भी कोई कीवर्ड है जैसे डबल कीवर्ड है, तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आपने कोई इंटीजर नंबर डिफाइन करना है तो उसका नाम डबल रख दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते इंट डबल इक्वल टू 10। तो इससे अगर आप करते हैं तो आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगा। तो हमने ये टेबल में कुछ 32 कीवर्ड शो कर रखे हैं। तो इन सब कीवर्ड्स के बारे में हम फ्यूचर सेशंस में बात करेंगे। जैसे जैसे नए नए हम लेक्चर अपलोड करेंगे वैसे वैसे इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। तो अभी जैसे हमने कीवर्ड समझा, तो अभी आइडेंटिफायर क्या होता है। जैसे पुरानी एग्जांपल में मैंने बोला इंट नंबर इक्वल टू 10। जो इंट है वो कीवर्ड है और जो नंबर है वो आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम गिवन टू द एंटिटीज सच एस वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंट नंबर, तो जो नंबर है वो हो गया आइडेंटिफायर। ऐसे ही अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं तो जो फंक्शन का नाम होगा वो उसका आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो आइडेंटिफायर यूनिक होने चाहिए ताकि जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसके बारे में आपका जो हमारा कंपाइलर है उसको समझ पाए। तो आइडेंटिफायर्स मस्ट बी यूनिक एंड क्रिएटेड टू गिव ए यूनिक नेम टू एंटिटी टू आइडेंटिफाई इट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और कुछ कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, अंडरस्कोर आ सकता है उसमें। जैसे कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स हो गए इंट मनी, डबल अकाउंट बैलेंस। और दूसरा एक और रूल है कि ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल में लिख रखे हैं 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, समथिंग लाइक दैट, वो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। और आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव भी होते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट नंबर इक्वल टू 10, और अगर मैं इंट नंबर अपर केस में लिख दूंगा तो वो नया वेरिएबल डिफाइन करेगा और वो आइडेंटिफायर भी नया हो गया। तो दो अलग अलग जगह पे जाके वो स्टोर होगा मेमोरी में कंप्यूटर की। ओके, तो अभी वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वेरिएबल जिसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे इंट, मैं प्रीवियस एग्जांपल को कोट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंट नंबर इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसमें जो नंबर हो गया वो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया। वो जब हमने इंट नंबर इक्वल टू 10 डिफाइन किया तो इंट एक इंटीजर हो गया। तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में जाके, जैसे वो 32 बिट है या 64 बिट है, डिपेंडिंग अपॉन दैट इंटीजर को उतने बाइट्स एलोकेट होते हैं। तो जैसे अगर 4 बाइट एलोकेट हो रहे हैं तो वो 4 बाइट कंप्यूटर की मेमोरी में जाके एलोकेट कर देगा और उसको उसमें जो भी आप डिफ़ाइन करें, जैसे 10 लिख रहे हैं तो वो उसमें 10 जाके लिख देगा। तो अगर आप बाद में कभी चेंज करना चाहते हैं, आपने डिफ़ाइन किया इंट n इक्वल टू 10, नेक्स्ट ही लाइन में कर दिया n इक्वल टू 2। तो जब आप n इक्वल टू 2 करेंगे तो क्योंकि ये वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके पहले 10 लिखा हो तो वहाँ पे जाके 2 कर देगा। तो ऐसे ही आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर इंटीजर है तो डबल का भी वेरिएबल बना सकते हैं, फ्लोट का बना सकते हैं, लॉन्ग का बना सकते हैं, लॉन्ग का बना सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट इंट, ये सब हम अलग सेशन में भी आपको बताएंगे डाटा टाइप्स के। तो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे इसमें हमने बताया है कि टू इंडिकेट द स्टोरेज एरिया ईच वेरिएबल नेम शुड बी गिवन ए यूनिक नेम आइडेंटिफायर। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जो जैसे इंट नंबर है तो नंबर एक आइडेंटिफायर है, यूनिक नाम जो उसको उस मेमोरी लोकेशन पे जाके पॉइंट करता है जहाँ पे भी हमने इसको डिफ़ाइन किया। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा वेरिएबल डिफ़ाइन करना जिसको हम चेंज ना कर पाएँ, जिसकी वैल्यू, जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने इंट नंबर इक्वल टू 10 कर दिया और n इक्वल टू कुछ भी बाद में चेंज कर सकता हूँ तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ जैसे मैथ का प्रोग्राम लिख रहे हैं या और भी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें आप कांस्टेंट वैल्यू रखना चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, ना आप चेंज कर पाएँ ना कोई दूसरा प्रोग्राम आके चेंज कर पाए, तो आप उसको उसके आगे कांस्टेंट लिख देते हैं। तो वो एक रीड ओनली मेमोरी रीजन में चला जाता है और उसको कोई भी दोबारा एक बार लिख दिया तो बाद में कोई भी राइट नहीं कर पाएगा। जैसे कांस्टेंट डबल पाई इक्वल टू 3.14, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 है, वो कांस्टेंट है। तो आप अपने प्रोग्राम में यही कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करना चाहते हो तो एज ए प्रोग्रामर हमें उसको कांस्टेंट बना देना चाहिए। ओके,
तो ये हो गया वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। और आपका कोई भी डाउट हो, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फ्यूचर डाउट्स हो, आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं वीडियो में। सो मैं उसको आपको पूरी अच्छी तरह से कमेंट्स में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी डाटा टाइप क्या होता है? तो हर वेरिएबल का एक डाटा टाइप होता है। जैसे इंटीजर एक डाटा टाइप है, फ्लोट एक डाटा टाइप है, और हर डाटा टाइप को एक अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए होता है और स्पेसिफिक ऑपरेशंस उस पर किए जा सकते हैं। जैसे अलग अलग डाटा टाइप में नीचे एक्सप्लेन किया है। कैरेक्टर हो गया, सबसे बेसिक डाटा टाइप है। ये एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है और सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी इसको चाहिए होता है मोस्ट ऑफ कंपाइलर्स में, चाहे वो 32 मशीन हो 32 बाइट मशीन हो, सॉरी 32 बिट मशीन हो या 64 बिट मशीन हो। आजकल 32 बिट और 64 बिट दो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन एड्रेस लाइन। तो करेक्टर लेकिन उतना ही रहता है 1 बाइट का। और जैसे इंटीजर है, इंटीजर इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़। तो इसमें साइंड इंटीजर भी होते हैं, अनसाइंड इंटीजर भी होते हैं। ऐसे ही फ्लोट होता है। फ्लोट होता है कि आपको डेसिमल नंबर यूज़ करने के लिए सिंगल प्रिसीजन। डबल होता है, वो भी डेसिमल नंबर्स के लिए होता है लेकिन वो डबल प्रिसीजन के लिए होता है। तो ये जो जितने भी डाटा टाइप्स हैं, ऐसे ही लॉन्ग भी होता है। वो लॉन्ग मतलब बहुत बड़ा इंटीजर का वैल्यू है, जैसे कुछ 64 बाइट तक 64 बिट तक उसका स्टोर करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करना चाहिए। तो ये सारे जो डाटा टाइप्स हैं ये हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छी तरह से विद मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आपको उसमें उस सेपरेट वीडियो में बताएंगे। तो लेकिन बेसिक इसका क्रक्स यही है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोग्रामिंग करते हुए। जैसे मुझे कम मेमोरी चाहिए, छोटा सा करेक्टर ही लिखना है, जैसे कैर STR=A करना है तो छोटी मेमोरी रिक्वायरमेंट है तो मैं करेक्टर यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे बहुत बड़े नंबर यूज़ करना है तो मैं लॉन्ग यूज़ करूँगा। या अगर कम रिक्वायरमेंट है रेंज की इंटीजर की तो मैं इंटीजर यूज़ करूँगा ताकि मैं ज़्यादा मेमोरी भी मत यूज़ करूँ। और अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए तो फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट यूज़ करूँगा या डबल यूज़ करूँगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स प्रोवाइड की हुई है सी लैंग्वेज में डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट हमारे प्रोग्राम की। तो हमें उसी हिसाब से यूज़ करनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि सी इनपुट आउटपुट। तो हम प्रोग्राम में जो भी इनपुट्स देते हैं तो मोस्टली हम चाहते हैं कि उसका कुछ आउटपुट भी आए। जैसे मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो जब आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो कुछ सी के फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, उसको यूज़ करके जैसे प्रिंट एफ होता है तो आप प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो उसका आउटपुट आप कहाँ पे देखना चाहेंगे? जैसे कंसोल पे देखना चाहते हैं ताकि वो एज ए स्ट्रिंग आउटपुट हो जाए। तो आउटपुट जो होता है वो जैसे आप कंसोल पे भी देख सकते हैं, और आप किसी फाइल से ओपन कर रहे हैं या फाइल पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। लाइक सी प्रोग्राम कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड प्रोवाइड आउटपुट टू यूज़र। देर आर मैनी वेज टू टेक इनपुट एंड टू गिव आउटपुट, लाइक फाइल से, कंसोल से। और राइट करने के लिए भी आप कंसोल पे राइट कर सकते हैं या फाइल पे आउटपुट राइट कर सकते हैं। तो स्कैन एफ प्रिंट ऑफ मेथड्स होते हैं इनपुट के लिए, मतलब कंसोल पे इनपुट के लिए और कंसोल पे आउटपुट के लिए। तो जो इसकी डिटेल्ड हैं फाइल स्पेसिफिक ऑपरेशंस पे, अगर फाइल से रीड करना है, फाइल से राइट करना है, एफ रीड एफ राइट, वो सब चीज़ें भी होती हैं। अगर आप फाइल से रीड करके फाइल पे राइट करना चाहते हैं तो वो एक सेपरेट फाइल ऑपरेशंस का वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो इंट्रोडक्शन में कवर नहीं होता है। तो अभी बेसिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो सी में जैसे अगर आपको किसी प्रोग्राम में बेसिक एडिशन करना है जैसे, तो उसके लिए एक प्लस ऑपरेटर होता है। आप एडिशन करना चाहते हैं, सम ऑफ टू वेरिएबल्स निकालना चाहते हैं तो आप a प्लस बी करेंगे। तो प्लस इज़ लाइक जो a और b को प्लस करके जो भी आपका सम आएगा वो आपको आपका प्रोग्राम देगा। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है? प्लस ऑपरेटर यूज़ करना है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। फिर बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल होते हैं, एंड और ऑपरेटर होते हैं। तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे हमने लिख भी रखा है सी हैज़ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स।
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस। ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं जैसे आई प्लस प्लस कर दिया, आई माइनस माइनस कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जो भी आई की वैल्यू है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए जैसे मैंने बोला इंट एन इक्वल टू 10, तो एन को हम 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू ऑपरेटर हो गया, जैसे वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ऐसे ही रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं कि आप कुछ कंपेयर करना चाहते हैं कि ये वैल्यू बराबर है कि नहीं। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ इफ़ n इक्वल टू 10, अगर n 10 के बराबर है तो ये करो, नहीं तो समथिंग एल्स। तो इसमें जैसे रिलेशनल में इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जैसे एंड हो गया, और हो गया। और फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जैसे आप जो बाइनरी होती है, अपने कोई भी चीज़ है, जो कोई भी नंबर है, कुछ भी है, वो बाइनरी में स्टोर होता है, तो उस पर अगर आप बिटवाइज ऑपरेशंस करना चाहते हैं, बिट को टॉगल करना चाहते हैं, बिट को राइट शिफ्ट करना चाहते हैं, बिट को लेफ़्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, बिट को नेगेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो आएगा, ये इंट्रोडक्शन में कवर नहीं होता, लेकिन हम एक बेस इंट्रोडक्शन के लिए इतना इनफ है आपके लिए इन इंट्रोडक्शन वीडियो। तो अभी एक स्मॉल छोटा सा एग्जांपल एक है जैसे हेलो फ्रॉम कोड प्ले वर्ल्ड। तो उसमें अगर आप इतना से कोड लिखेंगे किसी भी कंपाइलर में, इंक्लूड studio.h stdio.h void main printf hello from कोड प्ले और ब्रेसेस बंद। तो इसमें अगर आप बेसिक देखेंगे तो हमने एक इंक्लूड फाइल डाली है। ये इंक्लूड फाइल बेसिक, इसमें जब भी आप ये फाइल इंक्लूड करते हैं तो इसमें जो बेसिक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी होती है वो अपने आप इंक्लूड हो जाती है किसी भी सी प्रोग्राम की। तो जैसे प्रिंट एफ की डेफिनेशन है, ये भी वहाँ से इंक्लूड हो जाएगी, हम डायरेक्टली प्रिंट एफ को यूज़ कर पा रहे हैं, और उसमें जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो सीधा आपके कंसोल पे जाके प्रिंट आउट हो जाएगी। तो जब भी आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जो जैसे वॉइड मेन है, प्रिंट एफ है, 3-4 लाइन का जो भी हमने कोड लिखा है छोटा सा एग्जाम्पल कोड, तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, अगर आप इसको कंपाइल करेंगे पहले, एक्चुअली जैसे जीसीसी कंपाइलर से कंपाइल करेंगे, उसके बाद कंपाइल करके जो एग्जीक्यूटेबल बनेगी, अगर आप उस एग्जीक्यूटेबल को चलाएंगे तो आपको ये आएगा हेलो फ्रॉम कोड प्ले। तो मतलब अगर आप देखा है तो छोटा सा प्रोग्राम से इतना सा ही है, जो इसके पीछे इंटरनल चल रहा है, जो प्रिंट एफ हो रहा है, जो कंसोल पे लिखेगा, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी वो studio.h से आएगी, stdio.h से आएगी। और कंपाइलर इसको समझेगा प्रिंट एफ को। प्रिंट एफ का मतलब क्या है कि उसका मतलब है कि उसको कंसोल पे जाके लिखना है, और वो कंसोल पे जाके ये स्ट्रिंग लिख देगा। अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूँ थोड़ी, इससे यू कैन से मोर देन जस्ट प्रिंटिंग ए प्रिंट समथिंग लाइक हेलो वर्ल्ड। तो जैसे हम सम निकालना चाहते हैं 2 नंबर का, तो आपने लिखा, हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए, इंट ए, बी और सम। ए में मैंने लिख दिया 5, बी में मैंने लिख दिया 7, और सम में मैंने किया a प्लस बी। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस जी हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं सी में, ये सारी, जैसे इंट एक मैंने आपको बताया कीवर्ड हो गया, फिर आगे वेरिएबल्स हो गए, फिर a इक्वल टू 5 है, 5 a की जो मेमोरी लोकेशन में जाके वो 5 लिखेगा, b की मेमोरी लोकेशन में जाके 7 लिखेगा, फिर वो a प्लस बी को कैलकुलेट करेगा, फिर सम की जो मेमोरी लोकेशन में जाके जो भी इसका एडिशन सम होगा, जैसे 12 होगा, वो सम में जाके लिखेगा, और फिर जो वो प्रिंट को कॉल करेगा, तो प्रिंट की जो स्ट्रिंग है रिजल्ट ऑफ सम इज़, वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d दिया है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर के लिए, तो वहाँ पे जाके जो सम उसने ऊपर की लाइन में निकाला वहाँ पे जाके लिखेगा, और प्रिंट एफ जाके कंसोल में प्रिंट कर देगा। तो ये जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम जब हम कंपाइल करेंगे तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज में, फिर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, और फिर वो जाके आपके हार्डवेयर पे जब चलेगा तो उसका ये आउटपुट आएगा। तो ये हो गया एक बेसिक सी का इंट्रोडक्शन, एक वेरी स्मॉल प्रोग्राम, और स्मॉल व्हाट आर द मेजर थिंग्स आई थिंक जो हमें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में कवर करने चाहिए थे, वो हमने की हैं। और इसके बाद जो फ्यूचर वीडियोस में इन सब टॉपिक्स की डिटेल अंडरस्टैंडिंग और उसके फुल डिटेल्स हम आपको बताएंगे, ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। सो आई होप कि जो भी आपकी और रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, कुछ आपको समझना है, आप अपने कमेंट सेक्शन पे डालें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले कि हम और वीडियोस बनाएं आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।